नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी इस ML अग्रवाल वाली बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दोगे। आज मैं आपको इस क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 3.3। अब ये जो 3.3 एक्सरसाइज है बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशन है ना, वो मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिए हैं। उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उस वाली वीडियो में पूरा बेसिक कंसेप्ट भी समझाया है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट शॉर्टकट में समझा देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट्स। पहला क्वाड्रेंट लाइज करता है 0 से 90 के बीच में। अगर रेडियन में देखेंगे तो 0 से π/2 के बीच में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में पॉजिटिव आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल्स है वो 0 से 90 के बीच में लाइज करेंगे, मतलब 0 से π/2 के बीच में लाइज करेंगे। π/2 90 का रेडियन मेजर है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है और 180 का रेडियन होता है पाई, यानी 90 π/2 से पाई के बीच में। अगर मैं लिख रहा हूँ 90 to 180, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ π/2 to पाई, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। समझ में आ गया, दोनों एक ही है। ये डिग्री मेजर, ये रेडियन मेजर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का आउटपुट और कॉसेक फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आता है, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स पर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में लाइज करता है। 180 का रेडियन पाई है और 217 का रेडियन है 3π/2। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 180 to 270, तो ये जो एंगल्स आएंगे, मतलब 180 से 270 के बीच के जो एंगल्स आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स है। और रेडियन में अगर आपको रीड करना है तो पाई से 3π/2, यानी पाई से 3π/2 के जो बीच के एंगल्स होंगे रेडियन में वो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स है। समझ में आ रहा है बच्चों। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में लाइज करता है और रेडियन में लिखेंगे 3π/2 से 2π। और फोर्थ में कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आता है, बाकी अदर्स का आउटपुट नेगेटिव आता है। तो ये सब चीजें ना आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, वो वीडियो जरूर देखो बच्चों, आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ sin x इक्वल टू 3/5। आपको sin x गिवन है 3/5 और यहाँ पर क्या लिखा है कि x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की यानी x लाइज कर रहा है 90 से 180 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट यही तो होता है, 90 से 180। साइन दे रखा है 3/5 और x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में। आपको cos x निकालना है, ठीक है। cos x आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैसे cos x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है √1 - sin²x। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा भाई। cos² x होता है ना, वो होता है 1 - sin²x। तो cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा, √1 - sin²x, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने ये sin x का वैल्यू पुट किया, ये आ गया आपका 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 - 9/25, 25 बन जाए 25 - 9, ये आएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 16/25, ठीक है ना। ये आएगा 4/5। आप तो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो क्वाड्रेंट रूल्स होते हैं, क्वाड्रेंट में फंक्शन का जो नेचर होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया अभी कि साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक का फंक्शन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस, टेन, कॉट, सेक इनका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स में नेगेटिव आएगा। अगर मैं कॉस एक्स फाइंड कर रहा हूँ ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्स का लाइज कर रहा है 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस नेगेटिव आएगा, इसलिए पहले ही आपने माइनस साइन लगा के चलना है। समझ में आ गया, पहले ही माइनस साइन लगा के चलना है, और माइनस मतलब नेगेटिव में ही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि cos x - 2/3, cos
एक्स इक्वल टू -2/3 और एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया था कि साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन नेगेटिव और टेन का फंक्शन पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब कॉस को देखोगे तो वो नेगेटिव आएगा और साइन को देखोगे तो नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स, क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और यहाँ पर अगर कॉस का फंक्शन है उसका एंगल एक्स है तो देखो वो भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव आपको दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है साइन एक्स, तो साइन एक्स भी आपका नेगेटिव आएगा। तो पहले ही आप साइन लगा के चलोगे माइनस ऐसे अंडर रूट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद होगा। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन आप बाहर माइनस साइन लगा के चलोगे क्योंकि जो भी आप साइन कैलकुलेट करोगे ठीक है ना वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि साइन में जो ये एक्स है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो -1 माइनस कॉस, कॉस कितना है -2/3, -2/3 का ऐसा होल स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5/9 ऐसे, और माइनस आपने बाहर एडजस्ट लगा के चलना है और ये आएगा माइनस का √5/3, ये आपका आंसर है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फाइंड करना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट्स अपने आप कर लेना। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, cos x आपको -1/2 गिवन है, cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी अदर्स नेगेटिव होते हैं। अगर मैं साइन कैलकुलेट करूंगा cos से, cos x देखो -1/2 है, पहले से ही नेगेटिव दे रखा है। अगर मैं साइन फाइंड करूंगा ना cos से, अगर cos x से मैं sin x फाइंड करूंगा तो वो भी आपका नेगेटिव में आएगा और फॉर्मूला बन जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन बाहर आएगा माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये जो x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन का फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल पर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना, तो ये बस आपको नेचर का ध्यान रखना है, प्लस का है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्वाड्रेंट के हिसाब से नेचर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन भी नेगेटिव आएगा, लेकिन टेन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अगर आपको कॉस दे रखा है ना तो आपको साइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक कॉसेक कॉट भी आपको फाइंड करना है, सब आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, तो साइन एक्स के लिए ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स -1/2, यहाँ पुट करेंगे इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 गया 3 आएगा, 3/4 ऐसे, तो माइनस का √3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब साइन बाय कॉस से आप टेन निकाल सकते हो। देखो tan x कितना आएगा, tan का फॉर्मूला होता है साइन x बाय कॉस एक्स। साइन x भी नेगेटिव है, माइनस का √3/2, और कॉस x भी नेगेटिव है, माइनस का 1/2, और माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखो tan ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव आ गया। अगर साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव tan पॉजिटिव, इसके अलावा कॉट x भी पॉजिटिव आएगा, tan का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/√3 पॉजिटिव। सेक x आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये आएगा -2, और कॉसेक x भी आपका नेगेटिव आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो -2/√3। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आपका फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे लिखा है कि साइन एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू -1, एक्स लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको साइन एक्स और सेक एक्स फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो गिवन है वो है साइन एक्स इंटू सेक एक्स, वो है -1, और सेक एक्स को मैं अगर लिखूंगा तो 1/cos x में लिखूंगा, वो आ गया -1, और साइन बाय कॉस ये आ गया tan x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये जो x है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, और सेक नेगेटिव आएगा, सेक एक्स कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा और sec x नेगेटिव आएगा। और हमारे पास गिवन क्या है, 10। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है क्योंकि x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पर 10 नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आपको दे रखा है। इतना क्लियर। तो 10x से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, sec x को हम फाइंड कर सकते हैं 10x से। देखो कैसे, sec स्क्वायर x जो होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आपको sec x फाइंड करना है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, sec x। तो मैं डायरेक्ट sec x का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर बाहर क्या साइन आएगा, तो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो sec x आपका नेगेटिव होगा, तो बाहर आएगा माइनस साइन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सीधा आपने वैल्यू पुट करना है, 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन के साथ √2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब साइन एक्स आपको निकालना है। साइन एक्स के लिए आपको कॉस एक्स चाहिए होगा, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर x आपका लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन एक्स आपका पॉजिटिव आएगा, बाहर आपको प्लस साइन लेके चलना है। तो कॉस एक्स कहाँ से मिलेगा, sec x अगर √2 है माइनस का, तो cos x उसका रेसिप्रोकल होगा, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 स्क्वायर ऐसे कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1/2 ये आएगा आपका 1/√2, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि tan x इक्वल टू -4/3, tan x इक्वल टू -4/3, और यहाँ पर क्वाड्रेंट गिवन नहीं है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर बनेंगे दो केसेस, क्योंकि आपको उन क्वाड्रेंट्स को लेना पड़ेगा जहाँ पर tan नेगेटिव होता है। tan पॉजिटिव कहाँ होता है, वो इमेजिन कर लो, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, और tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। तो आपको पहले सेकंड क्वाड्रेंट वाले केस में वैल्यू निकालना है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाले केस में वैल्यू निकालना है। तो दो केसेस में यहाँ पर आंसर आएगा। देखो बच्चों, tan x आपको दे रखा है -4/3, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan का वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम मान के चलेंगे x का लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप कॉट को फाइंड करोगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, माइनस का कॉट x को अगर फाइंड करोगे तो वो भी नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव होता है। और डायरेक्ट निकल जाएगा -4/3 से -3/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉट है। और अगर sec स्क्वायर एक्स आप निकालने जाओगे या sec x को फाइंड करने जाओगे, तो sec x का जो फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और वैसे जो sec x आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब स्क्वायर करोगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर एक्स। तो मैं डायरेक्ट sec स्क्वायर एक्स कर रहा हूँ और यहाँ से रूट भी गायब हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बस इतना लिखना है आपने। 1 प्लस टेन कितना है, माइनस का 4/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 16/9, और यहाँ पर आएगा 9 प्लस 16 25/9। अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है, देखो 9 इंटू ये sec स्क्वायर एक्स आ गया 25/9, -4 इंटू कॉट एक्स आ गया माइनस का 3/4। तो 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 25, और माइनस माइनस प्लस 3, आपका 28 आंसर आ जाएगा, जो तो पहले केस में आया है। और अगर सेकंड केस में आप सॉल्व करोगे तो सेकंड केस में ये लेके चलोगे कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, नहीं सॉरी, x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, क्योंकि tan x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। tan x नेगेटिव है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप sec x निकालोगे या sec स्क्वायर x निकालोगे वो पॉजिटिव ही आएगा, sec x भी पॉजिटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और sec स्क्वायर x भी पॉजिटिव आएगा, और इतना ही आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec स्क्वायर x कितना आएगा, यही तो आएगा 25/9। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप cot x को निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना, cot x माइनस का ही आएगा -3/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। तो सेम यहाँ पर sec स्क्वायर x आ रहा है और सेम cot x आ रहा है, और यहीं पुट करोगे यही आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ गया ना।
तो दोनों केसेस में सॉल्व करना था। अब अगर एक केस में ही सॉल्व करो वो भी काफ़ी है, तो मैंने दूसरा केस भी आपको समझा दिया है, बस वैल्यू आपको पुट करना है और सेव आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में sec x आपको दे रखा है √2 और x स्लाइस कर रहा है 3π/2 से 2π। देखो 3π/2 होता है 270 और 2π होता है 360, और जब x स्लाइस कर रहा है 270 से 360 के बीच में, तो ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी x कहाँ लाइस कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि कॉस का फंक्शन पॉजिटिव और सेक का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी अदर्स नेगेटिव आएंगे। और हमें गिवन क्या है sec x √2। sec x √2 दे रखा है तो cos x कितना आ जाएगा 1/√2। ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि x लाइस कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू मतलब आपको वैल्यू निकालना है इसका 1 + tan x + cosec x, 1 + tan x + cosec x बाय, ये बाय का साइन है, ठीक है, बाय 1 + cot x - cosec x। इसका वैल्यू निकालना है। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, tan x चाहिए, cot x चाहिए, cosec x चाहिए, ये सब मुझे चाहिए होगा। तो पहले मैं sin x निकाल लेता हूँ। देखो sin x का फॉर्मूला बनेगा √1 - cos² x, और ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, cos² x 1/2 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा, माइनस का 1/√2, ठीक है। तो साइन x नेगेटिव आ रहा है, साइन x से आप cosec x निकाल सकते हो, √2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब साइन बाय कॉस करोगे tan x आ जाएगा, tan x का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन x बाय कॉस x। साइन x का है माइनस का 1/√2 और कॉस है प्लस का 1/√2 माइनस का 1। tan x -1 है तो cot x भी -1 आएगा। अब आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec भी नेगेटिव आ रहा है, tan भी नेगेटिव आ रहा है और cot भी नेगेटिव आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पे, क्योंकि x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहाँ पर सिर्फ आपका cos और sec पॉजिटिव है, बाकी अदर सबका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करना है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर भी नहीं आने वाला, ठीक है। चलो अब देखो 1 + tan x, tan x कितना है -1, या -1 आ जाएगा। cosec कितना है माइनस का √2, माइनस का √2 आ जाएगा। अब 1 + cot x, cot x कितना है -1, यहाँ भी -1 आएगा, और ये है cosec माइनस का √2, ठीक है। अब -1 + 1 कैंसिल, यहाँ भी -1 + 1 कैंसिल, तो ये आएगा माइनस का √2, ये आएगा प्लस का √2, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में cosec - cot x आपको दे रखा है 3/2, cosec x - cot x आपको 3/2 गिवन है। और आपको एक ट्रिक पता होगी, या नहीं पता तो रट लो, जब भी cosec - cot गिवन होगा तो आप डायरेक्ट cosec + cot निकाल सकते हो। cosec - cot का वैल्यू रेसिप्रोकल होता है cosec + cot का। cosec x + cot x आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस आपने इसको उल्टा कर देना है 2/3। अब आप सोच रहे हो कैसा आ गया ये, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्लास 10 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, cosec² x - cot² x, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cosec x - cot x और cosec x + cot x, ठीक है। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अगर मुझे cosec - cot निकालना है, cosec x - cot x, तो ये प्लस वाला नीचे चले जाएगा, cosec x + cot x। तो यानी cosec - cot x इसके इक्वल है 1/cosec + cot x। तो अगर cosec + cot x निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर cosec - cot दे रखा है 3/2, तो cosec + cot 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, cot से cot, cosec ऐड होगा तो 2 cosec
एक्स इक्वल टू, ये सेट होगा 3/2 प्लस 2/3, 2 कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6, 9 और 4, और कॉसेक एक्स ये आएगा 2 6 12, ये आएगा 13/12, ये आ जाएगा। मतलब एक मिनट, मतलब कॉसेक जो एक्स आएगा वो आएगा 13/12, ये आ जाएगा। मतलब कॉसेक एक्स 13/12 आ गया, तो साइन एक्स कितना आ रहा है, तो साइन एक्स आ जाएगा आपका 12/13, कॉसेक का उल्टा। अब साइन एक्स आपको 12/13 आ रहा है, आपको कॉस एक्स निकालना है। कॉस एक्स आपको फाइंड करना है, अंडर रूट फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 144/169, इसको सॉल्व करेंगे 25/169 और ये आएगा 5/13। कॉस एक्स 5/13 आ चुका है। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पता कैसे चलेगा। देखो आप कॉसेक को देखो, कॉसेक को देखो, साइन एक्स को देखो, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है कैलकुलेशन में, कॉसेक पॉजिटिव साइन एक्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स का लाइज कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर कॉस एक्स को निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए आपको माइनस साइन यहाँ पर लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन में 17 देखो बच्चों, यहाँ पर है श्योर डेट वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर लेता हूँ, साइन π/6 इंटू कॉस 0, साइन π/4 इंटू कॉस π/4 प्लस साइन π/3 इंटू कॉस π/6, और ये 7/4 आपको लेके आना है। देखो यहाँ पर जो एंगल्स गिवन है वो रेडियन में है, और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, π/3 π/4 π/2 π/6, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ये आपको पता ही होगा। तो π/6 होता है 30 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले पढ़ा रखा है, डिग्री मेजर रेडियन मेजर, ठीक है। ये रेडियन मेजर दे रखा है और ये इसका डिग्री मेजर है। π/6 का डिग्री 30 होता है, π/4 का होता है 45, यहाँ भी 45, यहाँ पर π/3 होता है 60 और ये 30। तो आपको डिग्री में इनका वैल्यू पता ही होगा, जैसे साइन 30 1/2 है तो साइन π/6 भी 1/2 आएगा। कॉस 0 1 होता है, आपको याद होगा। साइन 45 1/√2, यानी साइन π/4 भी 1/√2 होगा। कॉस π/4 यानी कॉस 45 1/√2 होता है। साइन 60 यानी साइन π/3 ये 1/2 होता है, और कॉस 30 मतलब कॉस π/6 ये √3/2 होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको 7/4 आंसर चाहिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पर। 7/4 कैसे आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 1/2, ये 1/2 और √3/4, कुछ तो बच्चों गड़बड़ लग रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया, साइन π/3, सॉरी यहाँ पर √3 आएगा, मुझसे यहाँ गड़बड़ हो गया था। साइन π/3 यानी साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। अब √3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, अब आ जाएगा आंसर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, 2 यहाँ भी ऊपर 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा, और 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सेकंड पार्ट अपने आप पढ़ सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, सेम आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ये सब आसान क्वेश्चन है, इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा, 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। मतलब आपको यहाँ पर जैसे x π/6 दे रखा है, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो इसको वेरीफाई करना है। जैसे पहला ही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं x की जगह यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, π/6, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6। ठीक है, अब साइन स्क्वायर π/6 यानी साइन π/6 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कि साइन π/6 मतलब साइन 30, कॉस π/6 मतलब कॉस 30। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करना है,
cos 30 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 एलसीएम, ऊपर ही 4, 4 से 4 यानी 1। तो यानी π/6 में ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लो, sin 3x, यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दो π/6, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, तो sin π/2 आ जाएगा, और sin π/2 आपका 1 होता है। अब इसका राइट हैंड साइड लो, ये राइट हैंड साइड है, x की जगह आपने π/6 रखना है, यहाँ भी x की जगह π/6, sin π/6 होता है 1/2 यानी sin 30, ठीक है ना, sin 30 1/2 होता है, 4 इंटू sin π/6 1/2 यानी 1/2 का क्यूब, यहाँ पर 3/2 आएगा, 4 इंटू 1/8 आ जाएगा, 4 से आएगा 2 टाइम, तो 3/2 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 2/2 यानी 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस x की जगह आपने लेफ्ट हैंड साइड में π/6 रखो, राइट हैंड साइड में π/6 रखो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स अपने आप कर लेना। अब क्वेश्चन में 19 देखो बच्चों, यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, x आपको दे रखा है π/3, y इक्वल टू π/6। फर्स्ट पार्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड हो, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे और उसका एंगल है x प्लस वाई, तो x की जगह आप π/3 पुट करो, y की जगह π/6। अब देखो बच्चों, π/3 होता है आपका 60 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री, और 60 और 30 होता है 90, इन दो को ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, और साइन 90 1 होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, साइन x प्लस साइन y, तो साइन x की जगह आपने पुट करना है π/3, साइन y की जगह पुट करना है π/6। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। साइन 60 होता है आपका √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। अब देखो ये 1 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। समझ में आ गया? ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है 5 पार्ट्स, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट्स में मैं आपको पहले ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला। इसमें हमें ना x को फाइंड करना है, और x लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता क्या चल रहा है, क्योंकि x 0 से π/2 के बीच में है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। x लाइज कर रहा है 0 से 90 के बीच में, और x अब 0 से 90 के बीच में लाइज करेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, उनका नेचर पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो अब देखो आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको x का वैल्यू निकालना है, cos x बाय cosec x प्लस 1, cosec x प्लस 1, और यहाँ पर है cos x बाय cosec x माइनस 1 इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको ना इसको पूरे को सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंगल टर्म में आ जाए, सिंगल टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड इसका सिंगल टर्म में आना चाहिए। और वो कैसे आएगा देखो, सबसे पहले cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन लो, यहाँ बचेगा 1 बाय cosec प्लस 1, 1 बाय cosec x प्लस 1, और 1 बाय cosec x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब इनका एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो इसकी इंटू हो जाएगी, cosec x प्लस 1 की इंटू हो जाएगी cosec x माइनस 1 से, इसकी इंटू से करेंगे cosec x माइनस 1 प्लस इसकी इंटू से करेंगे cosec x प्लस 1 इक्वल टू 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो अंदर बचेगा 2 cos x, cosec x, 2 cosec x इंटू cos x, ऊपर ही आ गया, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर आएगा आपका cosec
स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू 2। अब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स 2 इंटू कॉसेक एक्स, और ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, और क्या कर सकते हो, कॉट एक्स को आप क्या लिखोगे, देखो कॉस एक्स को 1 बाय साइन, कॉट को कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। देखो कॉस एक्स ऐसे रहेगा 2 इंटू कॉस एक्स को 1 बाय साइन लिखेंगे, इस कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, इक्वल टू 2 चल रहा है। और यहाँ देखो बच्चों, तो ये सबसे नीचे जब ऊपर जाएगा ना, और एक कॉस नीचे बचेगा, मतलब ये आएगा आपका 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 2। 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस tan एक्स बन जाएगा इक्वल टू 1, और x इक्वल टू पाई बाय 4, और पाई बाय 4 लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, x लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पाई बाय 4 आपका आंसर सही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा -3 कॉस एक्स प्लस 2, और बाय में बाय का साइन है ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखो सॉल्व करो, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेगा, तो फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1। उसी तरह से ये भी इसी फॉर्म में देखो, ये x मान लो पूरे, ये x है, ये पूरा x है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3x प्लस 2, इसको जब फैक्टराइज करोगे इस फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में फैक्टर्स आएंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे क्या, कॉस एक्स माइनस 2 और कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। जैसे हमने इसको फैक्टर्स किया, ये आगे इसको फैक्टर्स करने पर ये आ जाएगा, बाय में है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको भी समझो, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू 1 चल रहा है। अब यहाँ से ना माइनस साइन कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर है कॉस एक्स माइनस 1, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो। यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लोगे बाहर, ऐसे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये जो कॉस एक्स माइनस 1 है ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और बाय में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, और 1 प्लस कॉस एक्स भी ऐसे रहेगा इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, इसको वहाँ लेके जाओ, 1 माइनस 1 लेके जाओ, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इधर यानी 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉस में किसका वैल्यू होता है 60 का, कॉस 60 का मतलब रेडियन में लिखेंगे तो कॉस पाई बाई 3, यानी x इक्वल टू आएगा पाई बाई 3, या पाई बाई 3 लिखो या 60 लिखो, बात एक ही है। तो थर्ड वाला पार्ट तो अपना आप करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, देखो ये 2 जाएगा डिवाइड में, स्क्वायर हटेगा तो सामने आएगा ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 आ जाएगा, जो बन जाएगा 1 बाई 2। आपने प्लस वाला केस लेना है, माइनस वाला केस नहीं लेना है, क्योंकि एक्स लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव वाला केस लेना है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। देखो फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3 कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखोगे। अब 2 के अंदर इंटू करो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये इधर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये कोएफिशिएंट्स होंगे, जैसे ये है, इसको समझो, जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये और ये लगभग जैसा ही है ना, ठीक है ना, बस यहाँ y की जगह cos x है, बाकी कोएफिशिएंट सेम है,
इस इसके जैसे फैक्टर्स होंगे, इसके भी वैसे फैक्टर्स होंगे। अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगा तो इसके फैक्टर्स आएंगे यहाँ पर 2 गुजा 4 माइनस के 3, यहाँ पर आएगा 4y माइनस वाई, ठीक है, -2। ये तो सबको आता ही होगा ना फैक्टर्स करने। और यहाँ पर आएगा y प्लस 2 माइनस 1, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स ही आ चुके हैं। इसी फॉर्म में इसके फैक्टर्स आएंगे। जैसे y प्लस 2 है तो यहाँ पर आएगा y की जगह cos x प्लस 2, ये फैक्टर ये आ गया। 2y माइनस 1 है तो यहाँ पर आएगा 2 cos x माइनस 1, y की जगह cos x आ जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर ये आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने cos x प्लस 2 इक्वल टू 0, cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेके चलना है, cos x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये केस आप वैसे भी नहीं लोगे। पहली बात तो cos का वैल्यू कभी -2 आ ही नहीं सकता। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि cos का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। अगर cos x -2 -3 आ रहा है, मतलब -1 से छोटा, तो वो कभी सही नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये केस तो वैसे भी नहीं लेना है, ठीक है। इससे आएगा, इस वाले फैक्टर से देखो क्या मिलने वाला है, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को हम cos π/3 लिख सकते हैं, cos π/3 यानी x इक्वल टू π/3। चाहे 60 लिखो चाहे π/3 लिखो, बात एक ही है। समझ में आ गया बच्चों? फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, tan स्क्वायर x, इसको ऐसे लिखो, इस tan x को माइनस साइन के अंदर इंटू करो, माइनस का आ जाएगा tan x और माइनस का √3 tan x और प्लस √3। अब यहाँ से tan x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका tan x -1, यहाँ से माइनस का √3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा tan x -1। tan x -1 एक फैक्टर और tan x -√3 दूसरा फैक्टर। यहाँ से tan x का वैल्यू 1 आएगा और 1 किसके इक्वल होता है, tan π/4 45 यानी tan π/4 यानी x आपका π/4 आ जाएगा यानी 45 डिग्री, ठीक है। और इस वाले फैक्टर से, दूसरे फैक्टर से tan x आपका √3 आ रहा है, √3 होता है tan 60 मतलब π/3, x इक्वल टू 60 डिग्री यानी रेडियन में क्या आ जाएगा, π/3। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x y बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, शो दैट द इक्वेशन 2xy sin square theta equal to x square plus y square is possible only when x equal to y not equal to 0। नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको श्योर दैट करना है कि ये जो इक्वेशन है ये तभी पॉसिबल है जब x y के इक्वल होगा और 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो श्योर दैट करना है उसको गिवन लेके चलेंगे और जो गिवन है, मतलब ये कंडीशन गिवन है, उसको हम श्योर दैट करेंगे। तो हम इसको गिवन लेके चल रहे हैं कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। देखो बच्चों, इक्वेशन क्या है, 2xy साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको इस साइन स्क्वायर थीटा को देखना है। तो सबसे पहले आप साइन थीटा को देखिए। साइन थीटा का जो आंसर होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि साइन थीटा या साइन एक्स, इसका जो आंसर आता है वो -1 से 1 के बीच में आता है या उन दोनों के इक्वल आता है। तो साइन थीटा लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में या इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा जब बनेगा, जब साइन थीटा से हम इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, तो वो लाइज करेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हो तो वहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा या दोनों के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये आगे भी कई जगह हम यूज़ करने वाले हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब ऐसे क्वेश्चन में आप स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव वैल्यूज गायब हो जाएगी और 0 से आपकी स्टार्टिंग होगी आगे तक पॉजिटिव वैल्यू तक, ठीक है। अब इसमें आगे देखो बच्चों, आपको ये वाला पार्ट लेना है,
कि साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाली कंडीशन लेके चलनी है। और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से निकालोगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy, ये 2xy डिवाइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy लेस देन इक्वल टू 1। और जब आपने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 2xy को आप उधर भी लेके जाओगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2xy, और फिर इसको आप इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और जब होल स्क्वायर बन चुका है तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि होल स्क्वायर जो होता है वो कभी लेस देन 0 नहीं होता। यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0, और दूसरा बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब लेस देन 0 नहीं होगा। तो आप इस वाले केस को कट कर दो, ये नॉट पॉसिबल है। तो आप ये वाला केस लेके चलोगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, और एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। यही आपको शो आउट करना है कि एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि ये एक्स वाई के इक्वल है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम कैसे बताएंगे कि ये एक्स वाई 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ समझ सकते हो कि जब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन रहा था तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपका डिनोमिनेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर जब आता है ये, तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी 2xy नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। और इससे कन्फर्म होता है कि एक्स भी 0 के इक्वल नहीं होगा और वाई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बस कन्फर्म हो चुका है कि एक्स वाई के इक्वल तो है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस क्वेश्चन में इसका अगर लीस्ट वैल्यू निकालना है तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसको अगर आप आगे और सॉल्व करते हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन और कॉसेक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 1 2, ये आ जाएगा। मतलब साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखना है आपने कि वी नो डैट, ये आपको पता होगा कि साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, जो साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का जो होल स्क्वायर होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और इसका वैल्यू कितना है, ये है, देखो यहाँ पर चेक कीजिए, ये वैल्यू यहाँ पुट करना है अगले स्टेप में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसी का तो वैल्यू निकालना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ चुका है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स जो है, एक्स कोई
फंक्शन है या कुछ भी मान लो, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। जितने भी x होंगे या तो 2 के इक्वल होंगे या 2 से बड़े होंगे, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। सेम प्रोसेस यहाँ भी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पर लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो लीस्ट वैल्यू जो है, लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वो आपके 2 है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में सेम स्टेप करना है। यहाँ भी tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। सेम स्टेप चलेंगे, सेम आपका प्रोसेस चलेगा, और यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो ये सेकंड पार्ट अपने आप करना है। अब आते हैं इस वाले एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है जो गिवन। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो गिवन फंक्शन है उनका डोमेन और रेंज आपको फाइंड करना है। डोमेन और रेंज स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर साइन फंक्शन दे रखा है, देखो साइन फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स, तो ये एक्स डोमेन होता है। और जो डोमेन होता है ना साइन फंक्शन, यानी एक्स की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। ये आपको याद होना चाहिए। साइन का फंक्शन आ गया तो उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है। रेंज जो होता है साइन का वो होता है -1 से 1। मतलब साइन एक्स का जो आउटपुट है, आंसर है इस डोमेन पर, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा या इन दोनों के इक्वल होगा। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है। अब साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए, तो वहां पर भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है ना। और रेंज आपको फाइंड करना होता है। तो देखो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, डोमेन क्या होगा। अभी देखो फर्स्ट वाला पार्ट है 5 - 4 साइन 3x। तो यहाँ देखो साइन की टर्म आ रही है, तो सीधा आप डोमेन लिखोगे। यहाँ पर डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। और रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले इसको समझो। अगर रेंज होता है साइन एक्स का -1 से 1, मतलब साइन एक्स लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो उसी तरह से साइन 3x, ये साइन 3x नजर आ रहा है, ये भी -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर फिर आ रहा है -4, तो -4 का एडजस्ट करोगे, तो -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +4। ये ग्रेटर का जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर का बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर -4 साइन 3x आ जाएगा, और ये लेस देन का साइन बन जाएगा ग्रेटर का, और यहाँ पर आ जाएगा -4, क्योंकि सब जगह मैंने -4 से इंटू कर दिया। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। इस वाली टर्म को यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है। फिर ये साइन है ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये ग्रेटर जो ग्रेटर है ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब -4 के साथ क्या है? 5 है, तो 5 ऐड कर दो। यहाँ भी आप 5 ऐड करोगे, यहाँ भी आप 5 ऐड करोगे, यहाँ भी आप 5 ऐड करोगे। ठीक है। 5 में से 4 गया 1, यहाँ 1 आ चुका है। ये फंक्शन वही बन चुका है जिसका आपको रेंज निकालना है। देखो 5 - 4 साइन 3x, और 4 + 5 आपका 9 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो रेंज है वो है 1 से 9। 1 से 9 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में आपका रेंज आ चुका है। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है f(x) जो गिवन है वो है 1/4 - cos 3x। अब 1/4 - cos 3x है, तो इसका डोमेन क्या होगा? देखो बच्चों, cos x का जब फंक्शन आता है, cos x का जब फंक्शन आता है तो उसका डोमेन भी r होता है, ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है -1 से 1। ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो cos के टर्म में जब भी फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर डोमेन आपने r लिखना है, ऑल रियल नंबर। जैसे cos के टर्म में है तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है। रेंज आपको फाइंड करना है, तो रेंज के लिए पहला स्टेप क्या होगा? ये cos 3x आप लोगे। cos 3x लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में। जैसे cos x है तो cos x -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा, मतलब इसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा। उसी तरह से cos 3x भी -1 से 1 के बीच में इसका आउटपुट देगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर माइनस साइन है, तो माइनस से इंटू करोगे तो ये 1, ये ऐसा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो थोड़ा ढंग से लिख लो उसको, ये इधर ये इधर, तो 1 लेस देन -1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू माइनस का cos 3x और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब फिर क्या है, 4 है तो 4 आपने एडजस्ट करना है, यहाँ पर 4 ऐड कर दो, यहाँ भी आपका 4 माइनस cos 3x, यहाँ भी आपका 4 प्लस 1, ठीक है। अब 4 में से 1 गया, 3 बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 माइनस cos 3x, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये साइन भी चेंज होंगे, लेस देन का क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/3, ये लेस देन का साइन ग्रेटर वैसे हो जाएगा, 1/4 माइनस cos 3x, लेस देन का साइन ग्रेटर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये fx आ गया जिसका रेंज निकालना है, यानी जो fx है, सॉरी यहाँ 1/5 आएगा, वो ग्रेटर है 1/5 से, ठीक, ग्रेटर है 1/5 से और लेस देन है किससे, 1/3 से, यानी ये इसकी रेंज है, ये इस फंक्शन की रेंज है। अगर रेंज निकालनी है तो 1/5 से 1/3 आपकी रेंज आ चुकी है। अब थर्ड वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है cos 2x। अब cos 2x और यहाँ पर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा रखा है और आपको पता होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसमें अगर आपने कोई नॉन इंटीजर जैसे 1.5 पुट कर दिया तो आपको 1 आंसर मिलेगा, और अगर आपने इंटीजर पुट किया जैसे 5 पुट कर रहा हो तो 5 ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब इसका जो आंसर आता है, आउटपुट आता है, वो हमेशा इंटीजर आता है। तो cos 2x और यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। देखो डोमेन तो आर ही होगा, डोमेन में तो कोई दिक्कत है नहीं, डोमेन तो आर ही है, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। रेंज आपको निकालना है, cos 2x लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, कितना क्लियर। cos 2x लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, ये तो आपको पता है, चल गया होगा कैसे मैंने लिखा है। अब यहाँ पर ये साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, ठीक है, तो इसके जो आंसर है ना वो सिर्फ क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, और वो आंसर क्या होंगे इंटीजर्स में, या तो -1 होगा या 1 होगा या इनके बीच में 0 आएगा, वो होगा। अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लग जाता है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन के साथ cos 2x जो भी आपको आउटपुट देगा वो सिर्फ इंटीजर देगा। अगर डोमेन है आर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करोगे तो आपको आंसर इंटीजर ही मिलेगा, समझ में आ गया। और आंसर मतलब रेंज, जो आंसर है वो किसके बीच में आएंगे, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में एक तो 0 है इंटीजर और एक खुद 1 है और एक खुद -1 है, तो यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना -1, 0 और 1, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट, फोर्थ वाला, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 3x नजर आ रहा है, डोमेन अगर लिखना है तो आर ही होगा, डोमेन आर है। अगर रेंज निकालना है तो वही स्टेप फॉलो करना है, sin 3x लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, इसके बाद 2 है, 2 की इंटू करेंगे, -2, 2 sin 3x, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर +1 हो रहा है तो यहाँ +1 करो, और यहाँ पर लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, क्योंकि यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, तो यहाँ पर आएगा -1, 1 + 2 sin 3x, और जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लग गया, ये बन चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आंसर कैसे देगा, ये आउटपुट क्या देगा, सिर्फ इंटीजर, और इंटीजर्स -1 से 3 के बीच में होंगे, या तो -1 होगा या 3x के बीच के इंटीजर्स। तो आंसर क्या आएंगे, या तो -1 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 या 3। तो ये आंसर है, ये रेंज है। एक्सरसाइज कंप्लीट।